दोस्तों, अगर कभी आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वेस्टर्न क्वींसलैंड गए तो पॉसिबल है वहां की सूखी जमीन की दरारों में अपना खाना ढूंढते हुए आपको एक काले सिर वाला सांप घूमता हुआ मिलेगा। शायद शुरुआत में आपको ये सांप कोबरा, किंग कोबरा और रैटल स्नेक जितना खतरनाक ना लगे, लेकिन मेरी राय में अगर आपको ये दिखाई दे तो आप किसी भी हाल में वहां से 9-2-11 हो जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सामने होगा दुनिया का सबसे जहरीला सांप, यानी इनलैंड ताइपन। इसकी लिथैलिटी रेटिंग LD50 के अकॉर्डिंग इसका जहर सी स्नेक के जहर से लगभग 7 गुना अधिक खतरनाक होता है। अराउंड 23 गुना इंडियन कोबरा के जहर से शक्तिशाली होता है और 72 गुना किंग कोबरा के जहर से ज्यादा जानलेवा होता है। जहां किंग कोबरा के एक बाइट से एवरेज 420 मिलीग्राम वेनम रिलीज होता है, जो लगभग 2600 चूहों को मारने के लिए काफी होता है, वहीं इनलैंड ताइपन के एक बाइट से लगभग 44 मिलीग्राम वेनम रिलीज होता है और इसका इतना वेनम 2,20,000 चूहों को मारने के लिए काफी होता है। इसके अलावा इनलैंड ताइपन के बाइट के कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं जहां इसने एक बाइट से 110 मिलीग्राम वेनम रिलीज किया है और इसका इतना जहर 5 लाख चूहों को मारने के लिए काफी होता है, या फिर इसके इतने जहर से 100 इंसानों की मौत आसानी से हो सकती है। दोस्तों, इनलैंड ताइपन का एक छोटा बाइट भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने इसके काटे जाने के 45 मिनट के भीतर ताइपन के जहर का एंटीवेनम नहीं लिया तो जख्म से खून बहने लगेगा, किडनी काम करना बंद कर देगी और शरीर लकवे से ग्रस्त हो जाएगा। इसके बाद आपकी सांस रुक जाएगी और फिर मौत। इनलैंड ताइपन का एंटीवेनम आसानी से उपलब्ध होने से पहले इसका हर बाइट घातक होता था, लेकिन इसका जहर इतना घातक क्यों होता है और ये इंसानी शरीर को इतना नुकसान कैसे पहुंचाता है? इसी के साथ ये कैसे इवॉल्व हुआ जो ये दुनिया का सबसे घातक जहर बन गया? तो फिर आइए जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जहर के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इनलैंड ताइपन इतने जानलेवा क्यों होते हैं, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा इनका जहर विकास चक्र में कब उभर कर आया। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से जानवरों का शिकार और उनका खाना बदल जाता है। इसी तरह सांपों का जहर भी लाखों वर्षों में हुई भूगोलीय घटनाओं और रहन सहन में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ था। अब एग्जैक्टली ये तो क्लियर नहीं है कि सांपों में जहर कब और कैसे विकसित हुआ होगा, परंतु माना जाता है लगभग 170 मिलियन वर्षों पहले ये एक ही मूल से आया होगा, जिसके कारण अनेक रेप्टाइल स्पीसीज के वेनम में टॉक्सिसिटी उत्पन्न हुई होगी। या फिर दूसरी थियरी ये दी जाती है कि हो सकता है हर स्पीसीज में वेनम अलग अलग तरीके से विकसित हुआ होगा, इसलिए साफ तौर पर हम ये नहीं जानते कि सांपों में जहर कब इवॉल्व हुआ था, पर हम ये जरूर जानते हैं कि ये क्यों इवॉल्व हुआ था। देखिए, अगर हम सांपों के प्राचीन फॉसिल्स को देखें तो इसके शरीर की बनावट को देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि जो सांप लाखों वर्ष पहले पाए जाते थे वो अपने शिकार को अपनी कुंडली में भींचकर मारते थे, जैसे आज के समय में एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप भी करते हैं। यूजुअली ये अपने शिकार को इतनी तेज भींचते हैं जिसके कारण शिकार के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि दिमाग और दिल में खून का प्रवाह नहीं हो पाता और शिकार की मौत हो जाती है। अब आपको पता होगा, जुरासिक एरा में जंगल भरपूर मात्रा में होते थे, इसलिए ऐसी जगह में छिपकर शिकार पकड़ना बहुत आसान होता था। और बोवाज में ये चीज आप आज भी देख सकते हैं। ये जंगल में रहते हैं जहां ये अपने शिकार का छिपकर वेट करते हैं और उसके बाद अचानक ये अपने शिकार को झपटते हैं। दोस्तों, शिकार करने का ये तरीका जंगल जैसी जगह में तो सफल हो जाता है, लेकिन क्या होगा जब जंगल वाली जगह खुले मैदान में बदल जाए? इसी तरह हुआ था 23 से 26 मिलियन वर्षों के बीच, यानी मायोसीन पीरियड के दौरान। पूरी दुनिया में वातावरण ड्रामेटिकली चेंज होने लगा, हवा ठंडी होने लगी, परिस्थितियां बदलने लगी, जलवायु में अंतर दिखाई देने लगा और हरे भरे एरिया खुले मैदान में बदल गए। अब ये कंडीशंस चिड़ियाओं और चूहों जैसे जीवों के फलने फूलने के लिए तो परफेक्ट थी, पर जो सांप अपने शिकार को झपटा मारकर पकड़ते थे उनके लिए सही नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सांप छिपकर अपने शिकार का वेट करते थे वो इन खुले मैदान में शिकार को चेज नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें नई मसल की जरूरत पड़ती और सांपों की मसल्स कुंडली मारकर शिकार को मारने के लिए डेवलप हुई थी। उन्हें भागने के लिए तैयार करना मुश्किल था, इसलिए सांपों को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो अपने शिकार को आसानी से चेज कर सके।
और उन्हें पकड़कर मारने में सक्षम हो जाए। इसलिए सांपों ने अपनी वेनम पावर को डेवलप किया। लाखों वर्षों के विकास के दौरान सांपों का जहर ऐसे बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स पदार्थों का मिश्रण बन गया जो शिकार के शरीर में जाकर शिकार को उसी समय मार डालते हैं। सांपों के बाइट के ज्यादातर मामलों में देखा गया है, इसे किसी जानवर को मारने के लिए जितने जहर की जरूरत होती है, ये जानवर के शरीर में उससे ज्यादा जहर इंजेक्ट करता है। लेकिन जब ये किसी जानवर को कम जहर से मार सकता है, तो फिर जानवर के शरीर में इसे ज्यादा जहर इंजेक्ट करने की क्या जरूरत पड़ती है। दरअसल ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इनका जहर शरीर के अंदर अलग अलग कार्यों को अंजाम देता है। जैसे कि ये शिकार को भागने से रोकता है, शिकार को शांत करता है, वापस अटैक करने से रोकता है, और ज्यादा जहर इंजेक्ट करने से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है, इस जहर से शिकार जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा शिकार को ये इस तरीके से इसलिए मारता है क्योंकि इस तरीके से मारकर जानवरों से जरूरी पोषक तत्व निकालने की प्रक्रिया में तेजी आती है। लेकिन सांपों के जहर के बारे में जो बात सबसे शॉकिंग करने वाली है वो ये नहीं है कि ये शिकार के लिए इतना विषैला होता है, बल्कि ये है सांपों के जहर ने और खतरनाक होने के लिए एक से ज्यादा तरीकों को खोज लिया है। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ब्लैक माम्बा जो कि अफ्रीका का नेटिव है और इसी तरह कोस्टल ताइपन है जो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है। ये दोनों एलेपिड जीनस के मेंबर है। इनके बॉडी साइजेज, कलर और वेनम टॉक्सिसिटी सब सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर साइज के मैमल्स को खाना पसंद करते हैं, जैसे कि छोटे बड़े चूहे। लेकिन इनके जहर के जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर हम ब्लैक माम्बा के जहर को देखें तो इसका जहर मोस्टली क्यूनीज टाइप पेप्टाइड और 3 फिंगर अल्फा न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है। वहीं अगर हम कोस्टल ताइपन के जहर को देखें तो ये मोस्टली फोस्फोलाइपेसेस बीटा न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है। इस जहर के काम करने का मैकेनिज्म अल्फा न्यूरोटॉक्सिन से बिल्कुल अलग होता है। अब आपको पता लग गया होगा, 2 स्पीसीज जो एक ही जीनस से बिलोंग करती है, एक ही तरह के जानवरों का शिकार करती है और अपने जहर का इस्तेमाल भी एक ही काम को अंजाम देने के लिए करती है। इसके बाद भी इनके वेनम की कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती है और ऐसी वेनम कंपोजिशन हमें दुनिया भर के छोटे बड़े सिमिलर दिखने वाले सांपों में देखने को मिलती है और इस चीज को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। इसी तरह का एक उदाहरण 3 ऑस्ट्रेलियाई ताइपन का लेते हैं। पहला है सेंट्रल रेंजेस ताइपन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। दूसरा कोस्टल ताइपन है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट और पापा न्यू गिनी के साउदर्न बॉर्डर के पास पाया जाता है। और अंत में है इनलैंड ताइपन जो वेस्टर्न क्वींसलैंड में पाया जाता है। ये तीनों सिमिलर साइज के जानवर और पूरी तरह से मैमल्स को खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इन तीनों के जहर की कंपोजिशन बिल्कुल भिन्न होती है। सेंट्रल रेंजेस ताइपन ब्लैक माम्बा के जैसे होते हैं। इनका वेनम ऑलमोस्ट पूरी तरह से 3 फिंगर अल्फा न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है। कोस्टल ताइपन का हमने आपको पीछे दिखाया था, ये फोस्फोलाइपेस बीटा न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है। और इनलैंड ताइपन का वेनम इन दोनों टाइप के जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब ये बताना तो मुश्किल है कि इनलैंड ताइपन का वेनम इतने प्रबल तरीके से क्यों विकसित हुआ था, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये बताई जाती है कि हो सकता है इसे खुली जगह में शिकार को पकड़ने में मुश्किल आती होगी, इसलिए शिकार को जल्दी मारने के लिए इसने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेनम को डेवलप किया होगा। लेकिन ऐसा होने के पीछे दूसरी वजह यह भी हो सकती है, शायद रैंडम जीन्स म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ होगा। परंतु ये जैसे भी विकसित हुआ हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके जहर की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इनलैंड ताइपन अपने शिकार को मल्टीपल टाइम बाइट करता है और हर वार में ये बॉडी के अंदर जहर छोड़ता है। ये खून की नसों और चमड़ी के नीचे जो फैट होता है उसमें टॉक्सिन्स प्रोटीन का एक ऐसा मिक्सर इंजेक्ट करता है जो तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले एक टाइप के एंजाइम खून और ब्लड वेसल्स में मौजूद प्रोटीन को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू ढीले हो जाते हैं। कैपिलरी के ऊपर जो कोशिकाओं की वॉल होती है वो कमजोर हो जाती है और शरीर में सूजन बढ़ने लगती है। इसी के साथ दूसरे प्रकार का एंजाइम एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज करता है और इस जहर को फैलने में मदद करता है। एक प्रकार से ये जहर को एक्सिलरेट करने का काम करता है। तो अब सवाल ये है, इनमें से वो क्या चीज है जो जानवरों को मौत देती है? सबसे पहला है हीमोटॉक्सिन्स।
इनलैंड ताइपन के जहर में कई ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा देते हैं। बॉडी के बाहर ये थोड़े से खून को किसी जेली की तरह जमा देते हैं, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर बहुत सारे खून के ऊपर अपना असर दिखाते हैं तो ये चीज बिल्कुल अलग तरीके से घटित होती है। बॉडी के अंदर हजारों छोटे छोटे ब्लड क्लॉट सभी प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करके तेजी से फॉर्म होने लगते हैं। इस घटना के कारण खून जमने की बजाय चोट वाली जगह पर ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है, जिसके कारण भयंकर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगती है। इस जहर का अगला टारगेट किडनीज होती है। इनलैंड ताइवान के जहर में कुछ सर्टेन प्रोटीन होते हैं जो डायरेक्टली किडनीज को डैमेज करते हैं, या फिर अधिक संभावना होती है इसके जहर में मौजूद टॉक्सिन्स इनडायरेक्टली मसल्स को डैमेज करते हैं। ये मायोटॉक्सिन्स स्पेसिफिकली मसल्स फाइबर को टारगेट करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है डैमेज मसल टिश्यूज खून की नसों के अंदर रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद किडनीज एक्शन में आ जाती है और ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर से डैमेज टिश्यू को निकालने का प्रयास करती है, लेकिन मसल्स फाइबर के अंदर मौजूद मायोग्लोबिन किडनीज के लिए टॉक्सिक होता है, जो किडनीज के कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ऑर्गन फेल होने लगते हैं। इसके बाद बुरी तरह से डैमेज और लगभग मृत शरीर की मांसपेशियां ब्लड से पूरी तरह से तरल पदार्थ खींचती है, जिसके कारण बॉडी शॉक में चली जाती है। अब मान लो कोई चमत्कार होता है और किसी तरह से जानवर इस ब्लीडिंग और किडनी फेल करने वाले पहले टॉक्सिक प्रोटीन के सेट से बच जाता है, लेकिन इसके दूसरे सेट के इफेक्ट से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, जो है न्यूरोटॉक्सिन्स। जैसे कि हमने ब्लैक मांबा और कोस्टल ताइपन के जहर को देखा था, जिसमें हमने टॉक्सिन्स को दो कैटेगरी में बांटा था, यानी अल्फा और बीटा न्यूरोटॉक्सिन्स। जहर और इनलैंड ताइपन में जो अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं ये फास्ट एक्टिंग डेडली प्रोटीन होते हैं। ये मसल्स और नर्वस सिस्टम के बीच जंक्शन पर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें टारगेट करता है। एसिटाइलकोलिन एक बहुत जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन का जरिया होता है। ये मसल्स फाइबर की सिकुड़न और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। तो जब जहर में मौजूद अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स इन रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद ये एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने से रोकते हैं और फिर मसल्स और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन होना बंद हो जाता है। दोस्तों, यही रीजन होता है जिसकी वजह से मांसपेशियां तेजी से लकवाग्रस्त होने लगती है। अब इस जहर का असर सुनने में जितना भी खतरनाक लगता हो, पर इस चीज को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि रिसेप्टर से जो टॉक्सिन्स बाइंड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यदि आपको ये काट लेता है और इसके टॉक्सिन्स की वजह से आप लकवाग्रस्त हो जाते हो, तो इस चीज को काटे जाने के 30 मिनट के अंदर एंटीवेनम देकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन इनलैंड ताइपन के जहर में जो दूसरे टाइप के न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं उन्हें ठीक करना आसान नहीं होता, और ये टॉक्सिन्स होते हैं बीटा न्यूरोटॉक्सिन्स। बीटा न्यूरोटॉक्सिन्स बहुत स्लो एक्ट करते हैं लेकिन ज्यादा घातक होते हैं। इनलैंड ताइपन के वेनम में जो प्राइमरी बीटा न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं उन्हें पैराडॉक्सिन कहा जाता है, और ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन की फैमिली का पार्ट होते हैं जो सेल्स के भीतर नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश सेल्स के द्वारा अपनी एक्टिविटी और एक्शन को सावधानी पूर्वक कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि सेलुलर मशीनरी पर इनका प्रभाव कभी भी पड़ सकता है। पैराडॉक्सिन मुख्य रूप से सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट पर एक्ट करता है, स्पेसिफिकली उन केमिकल बॉन्ड को टारगेट करता है जो फॉस्फोलिपिड के अंदर फैटी एसिड की लंबी कतार को ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जोड़ता है। पैराडॉक्सिन इन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जरूरी सेल डैमेज हो जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन फट जाती है। आगे जाकर इस रिएक्शन का परिणाम ही सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है। जब फॉस्फोलिपिड टूट जाता है तो ये फैटी एसिड की एक चेन को रिलीज करने लग जाता है। विशेष रूप से ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसे एराकिडोनिक एसिड कहा जाता है, और ये घटना शरीर को हमेशा के लिए लकवे और मौत की तरफ ले जाती है। अगेन अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स की तरह पैराडॉक्सिन भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्शन करता है, जो नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच का बिंदु होता है। यदि पैराडॉक्सिन नर्वस सिस्टम के प्री सिनेप्टिक सेल के अंदर जाता है तो ये फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ना शुरू कर देता है और एराकिडोनिक एसिड को प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसके बाद कैल्शियम आयंस का एक स्रोत जारी हो जाता है। इन सर्टेन आयंस के चेंज की संख्या को लेकर सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं,
और इस बड़े कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज की वजह से ऑलमोस्ट सारे असिटाइलकोलिन सिनेप्टिक से रिलीज हो जाते हैं। अभी असिटाइलकोलिन स्नैप से चलकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होने लगते हैं, जिसके कारण वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देते हैं। अब मात्र ये प्रक्रिया लकवा पैदा करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मसल और ब्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय सभी असिटाइलकोलिन यूज हो चुके हैं और अगर सेल इन्हें और बनाना चाहे तो बना नहीं पाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि एराकिडोनिक एसिड के द्वारा कोलिन को दोबारा बनने से रोक दिया जाता है। कोलिन असिटाइलकोलिन बनाने के लिए जरूरी मॉलिक्यूल होता है। लेकिन दोस्तों पैराडॉक्सिन से मात्र यही प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि अगर ये पोस्ट सिनेप्स में चला जाए तो ये असिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर देता है। ये प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था। पैराडॉक्सिन फॉस्फोलिपिड्स को तोड़कर एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैल्शियम आयन जारी हो जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन्स उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो असिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को बंद कर देते हैं। इवन इसकी वजह से इन रिसेप्टर्स को कई घंटों के लिए सेल मेम्ब्रेन से हटा दिया जाता है। इन सब चीजों का परिणाम ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पूर्ण रूप से शट डाउन हो जाता है। अब दिमाग चाहे कॉन्शियस हो या ना हो, वो मसल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता और बॉडी पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाती है। फेफड़े फूलना बंद हो जाते हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है और जानवर सांस न लेने की वजह से मर जाता है। दोस्तों वैसे तो बीटा न्यूरोटॉक्सिन्स कई सांपों के जहर में पाया जाता है, लेकिन पैराडॉक्सिन इन सब में सबसे प्रबल होता है। अगर देखा जाए तो सांपों के जहर में इसका होना ही जहर को घातक बना देता है, लेकिन जब ये दूसरे ऐसे टॉक्सिक प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है जो शरीर के अलग अलग सिस्टम और ऑर्गन को टारगेट करता है, तो यही चीज इनलैंड ताइपन के वेनम को दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बना देती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इनलैंड ताइपन का जहर इतना खतरनाक क्यों होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।